अच्छा, एक्सचेंज रेट को डिटरमिन करने का क्या तरीका है? हाउ डू वी डिटरमिन एक्सचेंज रेट ऑफ अ पर्टिकुलर करेंसी? अब यहाँ अलग-अलग सिस्टम्स एग्जिस्ट करते हैं कि एक्सचेंज रेट किस तरीके से डिटरमिन होगा, सही है? पहला सिस्टम जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ द फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, सही है? पहले तो हम क्या पढ़े? हम पढ़े डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट। और एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन का यानी एक्सचेंज रेट को डिटरमिन करने का जो प्रोसेस है उसके अंदर अलग अलग मेथड्स होते हैं। एक होता है फ्लोटिंग, या इसको फ्री फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम भी कहा जाता है, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। देन वी हैव फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, जो कि हम बाद में पढ़ेंगे, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। एंड वी आल्सो हैव द मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, सही है? सो इस तरह इन दोनों को हम बाद में पढ़ेंगे। अभी इस वाले सेशन के अंदर जो है ना वो ये फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट पढ़ा रहा हूं। Floating exchange rate system is basically market value of currency. एक करेंसी की जो मार्केट वैल्यू होती है वो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट से डिटरमिन होती है। बेसिकली इट्स द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट, जो इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट होता है ना, हम उसकी बात करें, सही है? एंड दैट मींस ये किस तरह से डिटरमिन होगा? ये डिटरमिन होगा बाय द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ करेंसी। बट बिफोर आई गो ऑन डेवलपिंग अ डायग्राम फॉर डिमांड एंड सप्लाई, पहले तो इस बात को देखो कि इफ फॉर एग्जांपल आई एम मेकिंग uh, I'm determining the exchange rate of, let's say, dollar against pounds. अब मैं वैल्यू किसकी निकाल रहा हूँ? मैं डॉलर की वैल्यू निकाल रहा हूँ। दैट मीन्स आई एम क्रिएटिंग मार्केट ऑफ डॉलर्स। मैं डॉलर्स की मार्केट बना रहा हूँ। तो यहाँ एक्स एक्सिस पे मैं क्वांटिटी लिखूंगा, क्वांटिटी ऑफ डॉलर्स। एक्स एक्सिस पे क्या आ गया? क्वांटिटी ऑफ डॉलर्स, सही है? और एक सेकेंड, हाँ जी, एक्स एक्सिस से मैंने लिखा है क्वांटिटी ऑफ डॉलर्स, सही है? और वाई एक्सिस से मैं क्या मेजर कर रहा हूँ? मैं मेजर कर रहा हूँ एक्सचेंज रेट। अब लेकिन यहाँ एक्सचेंज रेट किसका निकाल रहा हूँ? मैं डॉलर और पाउंड्स की कंपैरिजन कर रहा हूँ ना, तो एक्सचेंज रेट लिखा जाएगा, क्योंकि ये डॉलर की वैल्यू निकल रही है तो पाउंड्स पर डॉलर निकलेगा, ठीक है? इस तरह हमने ये डिमांड कर्व जो बनाया है, ये डिमांड कर्व है किसका? डॉलर्स का। और जो ये सप्लाई कर्व बनाया है, ये सप्लाई कर्व भी किसका है? डॉलर्स का, सही है? इससे क्या पता चला कि ये एक इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट बन गया, E1 एक इक्विलिब्रियम एक्सचेंज, सही है? और इस इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट पर जा रही है, ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है, सही है? दिस इज क्वांटिटी QE ऑफ डॉलर्स। दिस एक्सचेंज रेट E1 इज बेसिकली द फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, बिकॉज ये इक्विलिब्रियम पर डिटरमिन किया गया। सो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट पे हम मार्केट वैल्यू ऑफ करेंसी लेते हैं, एंड देयर इज नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। गवर्नमेंट की किसी भी तरह की इंटरवेंशन अलाउड नहीं होती फ्लोटिंग सिस्टम में। मार्केट पे छोड़ देते हैं, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ करेंसी से जिस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम आएगा वो एक्सचेंज रेट होगा। अब अगला सवाल ये आता है कि करेंसी की डिमांड और करेंसी की सप्लाई किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, सही है? फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है? इट इज बेसिकली एन एक्सचेंज रेट सिस्टम इन विच exchange rate is determined by the interaction of demand and supply of currency without any government intervention, सही है? without गवर्नमेंट इंटरवेंशन। अब इसमें हमें क्या नजर आएगा कि अगर इंटरवेंशन, सही है, अब इसमें क्या नजर आएगा कि अगर इस करेंसी की डिमांड फॉर एग्जांपल इंक्रीज कर जाती है लाइक दिस, सो एक्सचेंज रेट भी बढ़ जाएगा फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट लाइक दिस। और हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि एक्सचेंज रेट बढ़ने का मतलब करेंसी स्ट्रांग हो रही है। इसी तरह से अगर कोई ऐसी करेंसी होती है, किसी टाइम पर एक कंट्री की करेंसी की सप्लाई इंक्रीज कर जाती है, तो हमें एक्सचेंज रेट इस पॉइंट से इस पॉइंट पे मूव करता हुआ नजर आता है। सो देयर इज अ फॉल इन एक्सचेंज रेट, सही है? और इन दिस केस हम इसको बिल्कुल इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे, जो मार्केट वैल्यू है वही मार्केट वैल्यू रहेगी। अब नया क्वेश्चन जनरेट होता है कि ये डिमांड एंड सप्लाई ऑफ करेंसी आ कहां से रही, सही है? कि अगर डिमांड चेंज हो रही है, सप्लाई चेंज हो रही है, तो ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? अब एक पूरी लिस्ट बनेगी कि जी एक्सपोर्ट से ये होगा, इंपोर्ट से ये होगा, इंटरेस्ट बढ़ने से इस पे, मतलब एक लंबी चौड़ी कहानी है। मैं इसको एक बहुत सिंपल तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बहुत सिंपल तरीके से। और वो ये है कि हमारी करेंसी को कोई कब डिमांड करेगा? व्हेन विल दे बी डिमांड ऑफ करेंसी? व्हेन समवन इज मेकिंग पेमेंट टू अस, सही है? सो डिमांड कब होगी? जब पेमेंट रिसीव्ड होगी, सही है? दैट मींस इनफ्लोज होंगे। आई नो प्रैक्टिकल सेंस के अंदर थोड़े डिफरेंसेस आते हैं, और आप जाहिर प्रैक्टिकल सेंस में ऐसे तो नहीं होता, लेकिन हम थियोरेटिकल सेंस में क्या कह रहे हैं कि अगर कोई पाकिस्तान को पे करेगा तो पाकिस्तानी करेंसी में पे करेगा। अगर पाकिस्तानी करेंसी पे ना भी करे तब भी पहले उसे क्या करना पड़ेगा? कहीं ना कहीं कन्वर्ट तो करनी पड़ेगी ना करेंसी की वैल्यू। खैर वो एक अलग बात है, लेकिन इस वक्त हम एक थियोरेटिकली करेक्ट आइडिया क्या डेवलप कर रहे हैं कि अगर कोई पाकिस्तान को पे करेगा तो पाकिस्तानी करेंसी में पे करेगा, अगर कोई यूके को पे करेगा तो पाउंड्स में पे करेगा। इसका मतलब वो पहले पाउंड्स खरीदेगा, इसका मतलब वो पहले पाउंड्स डिमांड करेगा। सो अगर पाकिस्तानी यूके से कोई चीज परचेज करता है,
तो इसका मतलब क्या होगा, उसको पहले पाउंड्स डिमांड करने पड़ेंगे। पाउंड्स डिमांड करने का मतलब ये कि पाउंड की डिमांड बढ़ जाए, सही है। सो जब भी हमारी कंट्री में, अब जरा गौर से सुनो, ये कंट्री की डिमांड किन फैक्टर्स पे इन्फ्लुएंस करती है। सही, यूके पाउंड्स की डिमांड कब बढ़ेगी या कब कम होगी, जब इनफ्लोज बढ़ेंगे या कम। सो इनफ्लोज डिमांड को इफेक्ट, और कंट्री से जो पैसा बाहर जा रहा होता है वो कंट्री की सप्लाई को इन्फ्लुएंस करता है, सही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारी करेंसी की डिमांड बढ़ेगी, और फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंपोर्ट करेंगे तो हम अपनी करेंसी स्पेंड करेंगे, जिससे हमारी करेंसी की सप्लाई बढ़ जाएगी, सही है। सो अगर पैसा आ रहा है तो हमारी डिमांड को इन्फ्लुएंस करेगा, बिकॉज इफ समवन विल पे us, they will first purchase our currency, that means they will first demand our currency, and if we make a payment to someone, that means we were supplying our currency to buy theirs, so that हम उसको पेमेंट कर सकें, सही है। सो इनफ्लोज आउटफ्लो से एक बहुत बेसिक प्रिंसिपल डेवलप हो गया। मैं इसके कुछ एग्जांपल्स आपको दे दूं कि देखो, अगर ऑल पेमेंट्स रिसीव्ड और ऑल इनफ्लोज, डिमांड ऑफ करेंसी किस पे इफेक्ट करिए, हर तरह की जो पेमेंट रिसीव हो, हर तरह का जो इनफ्लो आ रहा है वो डिमांड को इन्फ्लुएंस करेगा, सही है। जैसे एक्सपोर्ट्स है या इन्वेस्टमेंट आ रही है, या जैसे हमारे पास टूरिस्ट आ रहे हैं तो पाकिस्तानी करेंसी को डिमांड करें। बट सप्लाई ऑफ करेंसी डिपेंड करती है जब व्हेन वी स्पेंड। अगर पाकिस्तानी टूरिस्ट बाहर जाएगा तो पैसा खर्च करेगा, हमारी करेंसी सप्लाई, लेकिन बाहर से कोई टूरिस्ट पाकिस्तान आएगा तो हमारी करेंसी डिमांड, सही है। सो डिमांड और सप्लाई ऑफ करेंसी इस तरह से इन्फ्लुएंस होती है। मैं इस बात को समझाने के लिए एक एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, अब पाकिस्तानी स्टूडेंट pays CAIE fee to UK। पाकिस्तानी स्टूडेंट यूके को CAI पेमेंट करता है। सवाल ये कि इससे पाकिस्तानी करेंसी के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा अंडर अ फ्लोटिंग सिस्टम। जाहिर है एक पाकिस्तानी के पे करने से इतना बड़ा फर्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन एक केस बना रहे हैं, क्योंकि अब मैं पाकिस्तानी करेंसी के लिए बना रहा हूं तो क्वांटिटी ऑफ रुपीज मैंने ले लिया, और यहाँ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे क्या ले लिया, एक्सचेंज रेट। और क्योंकि मैं रुपी की वैल्यू निकाल रहा हूं तो ये हो जाएगा पाउंड पर रुपीज। सो दिस इज द डिमांड फॉर रुपी एंड दिस इज द सप्लाई ऑफ रुपी। तो हमारा पहले एक्सचेंज रेट था E1 के ऊपर, सही। अब क्या होगा, क्योंकि पाकिस्तान यूके को पे कर रहा है, इसका नाम अपनी करेंसी सप्लाई कर रहे हैं, हम पे करें, आउटफ्लो है, तो इसलिए पाकिस्तानी करेंसी की सप्लाई बढ़ेगी एंड दिस विल मेक द पाकिस्तानी करेंसी वीकर, इससे एक्सचेंज रेट फॉल कर जाएगा, सही है। सो जो पाकिस्तानी रुपी के साथ क्या होगा, पाकिस्तानी रुपी के साथ क्या हुआ, दैट हम यहां पे कह सकते हैं देयर इज आउटफ्लो, जिसकी वजह से सप्लाई इंक्रीज करेगी, जिसकी वजह से एक्सचेंज रेट कम हो जाएगा, सही है। सो अगर एक स्टूडेंट, अगर हमारी तरफ से आउटफ्लो हो रहा है तो जाहिर है हमारी करेंसी सप्लाई होगी, उससे ये इफेक्ट आएगा। अब अगली बात सुनो, एक तरफ का आउटफ्लो, सही है, मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, स्टेटमेंट ये है, व्हाट हैपेंस टू आवर डिमांड हैपेंस टू देयर सप्लाई। जो हमारी डिमांड पे हो रहा होगा वो उनकी सप्लाई पे होगा। रूल ये है कि अगर मेरी डिमांड बढ़ी होगी तो उसकी सप्लाई बढ़ी, अगर मेरी डिमांड कम हो रही होगी तो उसकी सप्लाई कम हो रही होगी, अगर मेरी सप्लाई बढ़ रही होगी तो उसकी डिमांड बढ़ रही होगी। व्हाट हैपेंस टू आवर डिमांड हैपेंस टू देयर सप्लाई। लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है कि अगर पाकिस्तान में से आउटफ्लो हुआ जिससे हमारी सप्लाई बढ़ी, तो यूके में क्या हुआ, यूके में इनफ्लो हुआ, सही है। अगर पाकिस्तानी रुपीस का आउटफ्लो होने से इसकी सप्लाई बढ़ रही है, तो अगर मैं दूसरे एंड पे देखूंगा यूके पाउंड्स के लिए यही चीज देखूंगा, तो मुझे क्या नजर आएगा, यूके में इनफ्लोज आ रहे हैं, और इनफ्लोज आने का मतलब यूके के अंदर डिमांड इंक्रीज कर रही है, इससे उसका एक्सचेंज रेट बढ़ना चाहिए। हाउ डू वी इलस्ट्रेट दैट ऑन अ डायग्राम, क्वांटिटी ऑफ पाउंड्स, एक्सचेंज रेट, रुपीस अपॉन पाउंड्स, डिमांड, सप्लाई, ये हमारा एक्सचेंज रेट है E1। ओरिजिनली यहीं से हम स्टार्ट करें, अगर यहां से पाकिस्तानी सप्लाई बढ़ा रहे हैं, पे कर रहे हैं, पैसा दे खर्च कर रहे हैं, तो दूसरे एंड पे पता है क्या हो रहा होगा, दूसरे एंड पे ये हो रहा होगा कि यहाँ डिमांड इंक्रीज करें, सही है। सो इन दिस केस क्या होगा, हम यूके पाउंड्स के लिए जो उनकी डिमांड है उसको इंक्रीज करेंगे लाइक दिस, D1 से D2, और उससे एक्सचेंज रेट इंक्रीज कर गया फ्रॉम E1 टू E2, सही है। सो व्हाट हैपेंस टू आवर डिमांड हैपेंस टू देयर सप्लाई। द फ्लोटिंग सिस्टम कैसे काम करता है, गवर्नमेंट की कोई इंटरवेंशन नहीं होती, जो कुछ हो रहा होता है वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स डिटरमिन कर रहे होते हैं, डिमांड सप्लाई से चल रहा होता है। हर तरह का आउटफ्लो जो है वो सप्लाई को इन्फ्लुएंस करेगा, और हर तरह का इनफ्लो डिमांड को इन्फ्लुएंस करेगा, एंड व्हाट हैपेंस टू आवर डिमांड हैपेंस टू देयर सप्लाई, सही है। आई होप दिस इज क्लियर, यस और नो।
अच्छा जी, अब देखना ये कि फ्लोटिंग सिस्टम का बेनिफिट क्या है और फ्लोटिंग सिस्टम का हैजर्ड्स क्या है। सही, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ फ्लोटिंग सिस्टम एंड व्हाट आर द हैजर्ड्स ऑफ फ्लोटिंग सिस्टम। फ्लोटिंग सिस्टम का पहला बेनिफिट ये है कि सरप्लस या डेफिसिट दोनों खुद ब खुद करेक्ट हो जाए। सही, हमने इससे आगे देखना है कि हर बार सरप्लस आना या हर बार डेफिसिट आना कोई अच्छी बात नहीं। सही है, देखिए डेफिसिट सरप्लस भी हर बार आना कोई अच्छी बात नहीं है। हर बार सरप्लस आने का मतलब बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन। सही, अच्छा अब इसमें इसको किस तरह से देखा जाएगा, होगा क्या अगर सरप्लस आ रहा है, इसका मतलब एक्सपोर्ट्स आर ग्रेटर देन इंपोर्ट्स। हमने ऑलरेडी देख लिया कि एक्सपोर्ट्स डिमांड को इफेक्ट करती है, इंपोर्ट्स सप्लाई को इफेक्ट करती है। तो अगर एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट से ज्यादा है, इसका मतलब डिमांड का इंक्रीज सप्लाई के इंक्रीज से ज्यादा है। एंड दिस विल कॉज, डिमांड अगर सप्लाई से ज्यादा बढ़ रही है तो एक्सचेंज रेट इंक्रीज करेगा, और अगर एक्सचेंज रेट इंक्रीज करेगा तो एज अ रिजल्ट प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगी और प्राइस ऑफ इंपोर्ट्स कम हो जाएंगी। ये हम ऑलरेडी देख के आ चुके। अच्छा, एक्सचेंज रेट बढ़ने से अगर पीएक्स बढ़ रहा है और पीएम फॉल कर रहा है, प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट्स बढ़ने से क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट्स गिर जाएंगे, और प्राइस ऑफ इंपोर्ट्स गिरने से इंपोर्ट्स इंक्रीज कर जाएंगे। अगर ये होता रहा तो जो सरप्लस है वो एलिमिनेट हो जाएगा। इवेंचुअली क्या हो रहा है, एक्सपोर्ट्स कम हो रहा है, इंपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड गिरना शुरू हो जाएगा, और इवेंचुअली कहां पे आ जाएगा, इवेंचुअली बैलेंस ऑफ ट्रेड बीओटी एक बैलेंस पोजीशन। यही अगर फॉर एग्जांपल डेफिसिट आ रहा होता, तो डेफिसिट में क्या होता, एक्सपोर्ट्स लेस देन इंपोर्ट्स, और ऐसे केस में एक्सचेंज रेट गिरना शुरू हो जाता, जिससे प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट्स गिर जाती, प्राइस ऑफ इंपोर्ट्स बढ़ जाती, एज अ रिजल्ट एक्सपोर्ट्स बढ़ जाते, इंपोर्ट्स कम हो जाते, एज अ रिजल्ट बैलेंस ऑफ ट्रेड जीरो हो जाता। इंप्रूव हो रहा है ना ये, एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, सो बैलेंस ऑफ ट्रेड इंप्रूव हो जाता। सो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि अगर कंट्री में सरप्लस आए या कंट्री में डेफिसिट आए, सरप्लस आए या डेफिसिट आए, व्हाट वी अंडरस्टैंड इज दैट सरप्लस हो या डेफिसिट हो, अगर फ्लोटिंग सिस्टम है तो उसे खुद ब खुद करेक्ट करते हैं। सही है, फ्लोटिंग सिस्टम करेक्ट्स बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट, दे ऑटोमेटिकली करेक्ट कर देता है एक्सचेंज रेट एडजस्टमेंट्स। अगर हमारी करेंसी, हमारा बैलेंस रेट सरप्लस में जा रहा है, एक्सचेंज रेट बढ़ के उसे सही कर देगा। अगर हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड फॉर एग्जांपल डेफिसिट में जा रहा है तो एक्सचेंज रेट एडजस्ट करके उसको सही कर देगा, बट इवेंचुअली ये एडजस्ट हो जाएगा, इवेंचुअली सब सही हो जाएगा। सही है, एक और इसका फायदा ये, करेंसी इज नेवर ओवर वैल्यूड और नेवर अंडर वैल्यूड। करेंसी कभी ओवर वैल्यूड नहीं होती, करेंसी कभी अंडर वैल्यूड नहीं होती। अगर आज फॉर एग्जांपल ₹1 को $1 के बराबर कर दे तो 1200-1300 रुपए का आईफोन मिल रहा है, विच ऑफ कोर्स इट्स नॉट इट्स रियल वैल्यू, उसकी एक्चुअल वैल्यू ही 1200-1300 रुपए नहीं है। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने अपनी करेंसी को आर्टिफिशियली बहुत ऊपर बढ़ा दिया, और ऐसा करने से हमारे इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा सस्ते हो जाएंगे, हाईली चीप हो जाएंगे, इससे बहुत नुकसान होगा इकोनॉमी को। सो करेंसी फ्लोटिंग सिस्टम में तो ऐसा हो ही नहीं सकता, ट्रेड के ऊपर बेस्ड है। अगर आपकी करेंसी की डिमांड ज्यादा है तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेंसी होगी, डिमांड कम है तो वीक करेंसी होगी। इन दैट केस ये आपकी जो है ना वो इन्फ्लुएंस से चेंज नहीं हो रही है, मार्केट से चेंज। सही है, और गवर्नमेंट को रिजर्व्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं। अभी हम आगे फिक्स्ड और मैनेज फ्लोटिंग के अंदर पढ़ेंगे कि रिजर्व्स को इंक्रीज या डिक्रीज करके अपनी करेंसी मेंटेन की जाती है। लेकिन अगर आप करेंसी मेंटेन कर ही नहीं रहे, आप करेंसी को फ्लोटिंग छोड़ा हुआ है कि जो मार्केट से हो रही है वही होती है, तो इन दैट केस आपको रिजर्व रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो रिजर्व रखने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। वो पैसा अब आप खर्च नहीं कर रहे, वो पैसा आपने एक जगह बंद जो ना वो दबा के रखा हुआ है कि यहाँ से निकालना है, क्योंकि अगर निकालेंगे तो एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट करेगा। फ्लोटिंग सिस्टम में जब आप एक्सचेंज रेट को देख ही नहीं रहे, तो आप एक्सचेंज रेट मेंटेन करने के लिए रिजर्व नहीं रखेंगे, इसका मतलब यू डोंट इनकर द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग। सही है, आई होप दिस इज क्लियर। एंड फाइनली हैजर्ड्स ऑफ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। फ्लोटिंग सिस्टम के हैजर्ड क्या है, करेंसी हाईली अनस्टेबल हो जाएगी, आज वैल्यू कुछ होगी कल वैल्यू कुछ होगी, क्योंकि डिमांड सप्लाई पे डिपेंड करेगा। इससे कंट्री पे कहां का नुकसान होगा, एक तो आपके ट्रेडिंग एग्रीमेंट में मसला होगा, फिर आपके एसेट्स की वैल्यू बहुत फ्लक्चुएट करी होगी, आपके डेट की वैल्यू बहुत चेंज करी होगी। ऐसे समझो कि मुझे किसी को फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी से $1 उधार लिया, मुझे उससे कितने पैसे देने, आज ₹100 का डॉलर है, मुझे उसको ₹100 देने। अब डॉलर ₹100 से बढ़ के ₹150 का हो गया, अब बैठे बिठाए मुझे उसके ₹100 नहीं बल्कि ₹150 दें, क्योंकि मैंने तो उसको $1 वापस करना है। यही बात जब आप इंटरनेशनल ट्रेड में जाते हैं तो हमारी करेंसी वीक होने से हमारी डेट की वैल्यू बढ़ जाती है। तो इसलिए करेंसी अनस्टेबल होगी तो करेंसी की कंट्री की फाइनेंशियल पोजीशन, उसके एसेट, हर चीज की वैल्यू बहुत फ्लक्चुएट करेगी। इसका नुकसान ये भी है कि लोग लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट नहीं करेंगे, बिकॉज लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं होगा हमारी करेंसी वैल्यू के ऊपर कि आज ये है कल कुछ और होगी, देर होगी। एंड फाइनली स्पेकुलेशन हो, स्पेकुलेशन ये होती है कि लोगों को लगता है कि करेंसी बढ़ेगी तो वो परचेज करना शुरू करते हैं, अगर लोगों को लगता है वैल्यू गिरेगी तो वो सेल करना शुरू करते हैं। अभी फॉरेन करेंसी मार्केट में शुरू हो जाएगा, जैसे जैसे लोगों को लगता रहेगा ये करेंसी स्ट्रांग हो रही है बाय करेंगे, अगर लोगों को लगेगा करेंसी वीक होगी सेल करेंगे, इससे करेंसी और ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगी। सही है, इज दिस क्लियर, यस और नो?